नमस्कार। आपका स्वागत है ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीरीज के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। साथ में ही जब हम एनालिटिक फंक्शन के कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉची-रायमन कंडीशन क्या होता है। साथ में हम एनालिटिक फंक्शन के लिए डिफरेंट मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू हम यू एंड वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन के एनालिटिक के बारे में बात करने से पहले हम तीन डिफरेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले हम शुरुआत लिमिट से करेंगे और ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी फंक्शन की अगर हम लिमिट को बात करें और हमारे पास अगर गिवन फंक्शन fz है, तो हम फंक्शन को किसी पॉइंट z पे डिफाइन करते हैं और हमें लिमिट ऑफ फंक्शन z0 पे फाइंड आउट करना है। तो z से z0 को अगर हमें पाथ को अप्रोच करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम इस पाथ को भी ले सकते हैं, इस पाथ को भी ले सकते हैं, इस पाथ को भी ले सकते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइन तब किया जाता है जब लिमिट z टेंडिंग टू z0, फंक्शन ऑफ z को जब हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी पाथ के थ्रू हम जाए, हमारा जो वैल्यू हो ऑलवेज फंक्शन का एक यूनिक देखने को मिलता है। चाहे वो z0 पे डिफाइन हो या जो कुछ भी डिफाइन हो, एक यूनिक वैल्यू ऑलवेज हमें देखने को मिलेगी। मींस जो लिमिट को हम डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है वह कभी किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वह केवल या तो हमें इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है या फिर हमारे फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इसे हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसके साथ कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो यहां पे अगर हम इस फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू हमें fz0 देखने को मिल रही है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। चाहे हम अगर z0 प्लस से अप्रोच करें या फिर z टेंडिंग टू z0 माइनस से करें। मींस एक फंक्शन को हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से अप्रोच कर रहे हैं और दोनों एक सेंट्रल वैल्यू पे अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो वहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। सिमिलरली हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं। मींस किसी भी फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे हैं f प्राइम z, जहां पे fz हमारा फंक्शन है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 fz प्लस डेल्टा z माइनस fz बाय डेल्टा z। इस तरीके से हम फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिर से ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ पे पाथ पे डिपेंडेंसी देखते हैं। बहुत बार हम ओनली रियल एक्सिस की बात करते हैं तो केवल हमें डेल्टा x लेना होता है डेल्टा z के बदले, या फिर हम इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू इसको अप्रोच कर सकते हैं। मींस डेल्टा z इक्वल टू आयोटा डेल्टा y, या फिर हम एक स्ट्रेट लाइन जो x और y से होके जाती है y इक्वल टू mx प्लस c, इन सारे लाइंस का यूज करके हम चेक करते हैं कि फंक्शन क्या एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है और क्या हमारा फंक्शन पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक कब होता है। ओके, एनालिटिक की बात है तो हम फंक्शन को कब एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन जहां पे हमें fz को डिफाइन किया है, यहां पे हम पहले ही इसे डिफाइन कर लेते हैं u प्लस आयोटा v, और यहां पे कुछ टर्म होती है u और v के लिए। u को हम स्केलर फंक्शन कहते हैं एंड v को हम स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं। v को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u भी कह सकते हैं, या फिर u को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा गिवन फंक्शन fz है और हमें चेक करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो z इक्वल टू z0 पे क्या एनालिटिक है या नहीं है। सो एक फंक्शन fz z इक्वल टू z0 पे एनालिटिक होता है अगर फंक्शन की वैल्यू z0 पे तो डिफरेंशिएबल हो ही, z0 के जितने भी नेबर है उस सभी जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है न केवल उस पॉइंट पे हमें फॉलो करानी है, उसके सारे नेबर में भी फॉलो होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन fz उस पॉइंट पे हमें एनालिटिक फंक्शन कहलाता है।
यहाँ पे और कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन होते हैं और इसका पूरा डेरिवेशन भी होता है, जहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि कैसे एक फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी पे हम एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन जो एक हमारे पास कॉमन रूल है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया है तो हम वहां पे उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते कॉन्सेप्चुअली। हमें एक जनरल रूल दिया गया है जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वह एक एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, जिसको हम सीआर इक्वेशन कहते हैं, कॉची-रीमान इक्वेशन। कॉची-रीमान इक्वेशन किसी भी फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि वह फंक्शन क्या एनालिटिक है या नहीं है। हालांकि यहाँ पे कंडीशन दो टाइप की होती है, एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। तो सीआर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन में आता है, उसके अलावे भी हमें कुछ और प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है फंक्शन को, उसके बाद हम एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉची-रीमान इक्वेशन क्या कहता है और वह कैसे बताता है कि कोई फंक्शन कब हमें एनालिटिक देखने को मिलेगा। सो सीआर इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर कोई सीआर इक्वेशन की बात करें, हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड यू प्लस आयोटा भी देखने को मिलता है। तो हमारे पास यू पता है, हमें वी पता है। सो कॉची-रीमान जो इक्वेशन कहता है डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई, एंड हमारा सेकंड जो है डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन होता है। मींस अगर कोई फंक्शन हमें एफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हमें यू और वी पता है, तो यहाँ पे हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, मींस यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो वहां पे एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो सकता है। इसके अलावे अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करें, जो हमारा कोई फंक्शन होगा ही ऑलवेज एनालिटिक फंक्शन, तो ये दोनों फॉलो होने के साथ ही यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव u एंड v के हैं वो सभी को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है तो हमारा जो इक्वेशन होगा और हमारा जो फंक्शन होगा एफ जेड वो कॉची-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन z इक्वल टू जेड नॉट पे हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट में है। और यहाँ पे अगर पूरा इक्वेशन की बात करें कि कैसे हम फिर एफ जेड को डिफाइन करते हैं, लाइक एफ प्राइम जेड, यहाँ पे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ प्राइम जेड जो हमें देखने को मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। सिमिलरली इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया है और साइन यहाँ पे माइनस आया है। सिमिलरली यहाँ पे आप पूरा जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में भी आप चेक कर सकते हैं कि हम सीआर इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक अगर पोलर कोऑर्डिनेट में बात की जाए, सो इसको याद करने के लिए एक आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई, इसको हमने कन्वर्ट किया है आर थीटा में। सो हमारे पास यू एक्स है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें r है, तो इसको r डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू v डेल वी बाई वाई थीटा है डेल थीटा। सिमिलरली यू वाई, y क्या है थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। इस तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट में सीआर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एफ प्राइम जेड की बात करें, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल एफ बाई डेल आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आयोटा बाई आर डेल एफ बाई डेल थीटा। इस तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट में सीआर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक एनालिटिक फंक्शन डिफाइन होता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को फाइंड आउट करने वाले हैं। लाइक हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, तो सबसे पहले एनालिटिक अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड u प्लस आयोटा v, अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v ऑलवेज हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। और हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है कि वह लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस
डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये हार्मोनिक इक्वेशन होने का मतलब है कि वह लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और वहां पे हमारा u दिया हुआ है तो कैसे हम v को फाइंड आउट कर सकते हैं, v दिया हुआ है u को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है कि del 2 u y del x स्क्वायर प्लस del 2 u y del y स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली del 2 v y del x स्क्वायर प्लस del 2 v y del y स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हमारा लैप्लास इक्वेशन होता है जो सेटिस्फाई करता है, मींस हमारा जो फंक्शन u एंड v है वो एक हार्मोनिक है। इसके बाद हम इससे आगे बात करेंगे कि कैसे हम u एंड v को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जहां से हम सीधे fz को भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम u एंड v को सेपरेटली फाइंड करके वहां पे फंक्शन ऑफ z को पुट कर सकते हैं u प्लस आयोटा v के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो केस 1 है, केस 1 u इज गिवन और हमें पता है कि fz u प्लस आयोटा v होता है, तो हमें fz फाइंड करने के लिए v को फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास u है तो हम del u बाई del x फाइंड कर सकते हैं, del u बाई del y फाइंड कर सकते हैं, और हम v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू del v बाई del x इंटू dx प्लस del v बाई del y इंटू dy, dv इक्वल टू del v बाई del x, वहां पे हमने डिफाइन किया था ux इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो वी एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू वाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस वी वाई है डेल यू वाई डेल एक्स इंटू डी वाई। सो वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू वाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ del u बाई del x इंटू dy। सो इस तरीके से हमारा v फाइंड आउट हो गया और अब हम फंक्शन ऑफ z को u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास v गिवन है तो हम यहाँ पे v के फंक्शन को ऐसे ही लिख सकते हैं और u को हम du को डिफाइन कर सकते हैं del u बाई del x इंटू dx प्लस del u बाई del y इंटू dy। और यहां से हम सिमिलरली इसको रिप्लेस कर सकते हैं v के फंक्शन में, क्योंकि हमें v गिवन है, और सिमिलरली हम v को फाइंड आउट है और u को फाइंड कर सकते हैं और fz को लिख सकते हैं। लेकिन एक हम मोर कन्वीनियंट वे की बात करेंगे, दैट इज मिलने-थॉमसन मेथड, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z को डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास u गिवन हो या फिर v गिवन हो या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v हमारे पास गिवन हो, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज मिलने-थॉमसन मेथड, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 4 अलग अलग केस लेंगे जब हमें क्या गिवन रहता है। सो हमारा पहला केस है u इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे हम 2 फंक्शन डिफाइन करते हैं, f(1) xy, φ2 xy। ये है हमारा del u बाई del x, ये है हमारा del u बाई del y, और इसको हम इक्वल कर देंगे φ1 z0 और इसको इक्वल करेंगे φ2 z0, जहां पे हमने x को z से रिप्लेस किया है, y को 0 से रिप्लेस किया है, और यहां से हम डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रल φ1 z0 माइनस आयोटा φ2 z0 इंटू dz। यहां से हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा दूसरा केस है v इज गिवन। अब यहां पे इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन φ1 xy, फिर यहाँ पे आप याद करने के लिए एक अलग ही वेरिएबल ले सकते हैं, फंक्शन ψ1 xy इक्वल टू ψ2
एक्स वाई इक्वल टू, सो यहाँ पे साई1 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर में चेंज होगा, डेल वी वाई डेल वाई डेल यू वाई डेल वी वाई डेल वी वाई डेल एक्स इक्वल टू साई1 z0 इक्वल टू साई2 z0। और यहाँ पे जो हम फंक्शन ऑफ z को डिफाइन करते हैं दैट इज क्लोज मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साई1 z0 प्लस आयोटा साई2 z0 इंटू dz। सो ये हमारा सेकंड केस है, पहले में u हमारे गिवन था, दूसरे में v गिवन था, उसके लिए हमने फंक्शन ऑफ z को डिफाइन किया। सिमिलरली v गिवन है, उसके लिए हमने फंक्शन ऑफ z को डिफाइन किया। इसके बाद हम दो और केस लेंगे मिलने थॉमसन मेथड में, जहां पे हमें u एंड v के बदले u प्लस v और u माइनस v गिवन है। उसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को शिफ्ट करेंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। सो अब हम तीसरे केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हमारा जो तीसरा केस है u माइनस वी इज गिवन। इसके लिए आपको एक जनरल कैलकुलेशन को याद रखना है, या फिर आप समझ सकते हैं याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ z को हम डिफाइन करते हैं u प्लस आयोटा वी के फॉर्म में। अगर हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा u प्लस आयोटा इंटू आयोटा वी मीन्स माइनस वी प्लस आयोटा u, सो 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू आएगा u माइनस वी प्लस आयोटा इंटू यू प्लस वी। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं u प्लस आयोटा v के फॉर्म में, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में, मीन्स फंक्शन ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ये हमारा इक्वल है आयोटा फंक्शन ऑफ z के, ये इक्वल है u माइनस वी के, ये इक्वल है u प्लस वी के। सो u माइनस वी अगर गिवन है, सो हम u माइनस वी को एक नया फंक्शन क्या ले सकते हैं, u। अब हमने u ले लिया, अब सिमिलरली हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, साई1 एक्स वाई इक्वल टू डेल यू वाई डेल एक्स मीन्स साई1 z0, साई2 एक्स वाई इक्वल टू डेल यू वाई डेल वाई मीन्स साई2 z0। सो यहाँ पे अब हमारा फंक्शन ऑफ z डिफाइन होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल फाई1 z0 माइनस आयोटा फाई2 z0 इंटू dz। सो अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 प्लस आयोटा इंटू फंक्शन ऑफ z। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ z इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस आयोटा इंटीग्रल फाई1 z0 प्लस माइनस आयोटा फाई2 z0 इंटू dz। इस तरीके से हम u माइनस वी गिवन हो तो डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा 4 और ये हमारा थर्ड केस था, u प्लस वी गिवन है, इसको डिफाइन करेंगे v, और सिमिलर हम पूरा ऑपरेशन करके जो हमारा फाइनल आउटकम आएगा एफ जेड इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस आयोटा इंटीग्रल साई1 z0 प्लस आयोटा साई2 z0 इंटू dz। इस तरीके से चारों डिफरेंट केस के लिए हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके u एंड v को फाइंड कर सकते हैं, जहां पे u हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v कह सकते हैं, या फिर v को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u कह सकते हैं, जो हमें कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मींस वो एनालिटिक है, और साथ में ही वो लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो इस पे हम एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जिससे ये मेथड जितना भी है मिलने थॉमसन हमें पता चल जाए कि कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं। तो एक सिंपल प्रॉब्लम लेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कि इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ जेड है, दैट इज
u प्लस आयोटा v, और ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है और हमें u गिवन है, u इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। सो अब हमें यहाँ पे v को फाइंड करना है, हमें फंक्शन ऑफ z को फाइंड करना है। सो सिंपल हम मिलने थॉमसन का यूज करेंगे, लाइक ux डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x uy, डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2। सो यहाँ पे हमें u गिवन है, सो हम फाई को डिफाइन करेंगे, फाई 1 xy इक्वल टू 2x इक्वल टू साई 1 z 0। सो यहाँ से साई 1 z 0 इक्वल टू 2z हो जाएगा, क्योंकि x को हमने z से रिप्लेस किया है। सिमिलरली साई 2 xy इक्वल टू माइनस 2y प्लस 2। सो साई 2 z 0, x यहाँ पे है नहीं, y को हमें 0 से रिप्लेस करना है, मीन्स हमें 2 देखने को मिलेगा। सो हम फंक्शन ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फाई 1 z है 2z माइनस आयोटा फाई 2z मीन्स माइनस 2 आयोटा इंटू dz। सो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लाइक अब यहाँ पे हमारे पास z स्क्वायर है, z स्क्वायर मीन्स x प्लस आयोटा y का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, 2 आयोटा z इक्वल टू क्या होगा 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आई वाई मीन्स 2 आयोटा एक्स माइनस 2y। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे, सो फंक्शन ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई मीन एक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का भी साइन लगना है, माइनस है यस, माइनस अगर लगाएंगे तो प्लस 2y, ओके। यहाँ पे फिर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 2 आयोटा एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू 2xy माइनस 2x। ये हमारा u है, ये हमारा v है। अब u को आप मैच कर सकते हैं, जो इनिशियल था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, सिमिलरली हमें v भी देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी चेक करना चाहें, अगर क्या हमें CR इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाला है, डेल यू बाई डेल वाई निकाला है। सिमिलरली अगर हम vx निकाल लें, vx की वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस 2 एंड vy की वैल्यू हो जाएगी एंड 2x। सो ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस ऑफ vx, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगाने पे आ जाएगा। सो हमारे पास v भी अब मिल चुका है, दैट इज 2xy माइनस 2x। सो इस तरीके से हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके डायरेक्टली फंक्शन ऑफ z को डिफाइन कर सकते हैं। मींस अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और हमारे पास u गिवन है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट को हमें फाइंड करना है, या फिर v गिवन है, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v गिवन है, तो हम वहां पे fz फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हम डायरेक्टली मिलने थॉमसन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आगे के टॉपिक में हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।